ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस को डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस को डिस्कस करेंगे और इसमें हम दो कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। एक पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया एंड सेकंड वन इज़ G6PD डेफिशिएंसी। अब इन दोनों को पढ़ने से पहले हम जनरली पढ़ लेते हैं इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में होता क्या है। जो इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस जब हो रही है, यानी कि ब्लड वेजल्स में आरबीसीज़ की हेमोलिसिस हो रही है इनसाइड द ब्लड वेजल्स। तो जब आरबीसीज़ इनसाइड द ब्लड वेजल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो उनमें से हीमोग्लोबिन लीक आउट होगा और हीमोग्लोबिन ब्लड में रिलीज़ होगा। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये इस तरह ब्लड में फ्री नहीं रहता, इसके साथ एक प्रोटीन बाइंड करता है। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है हेप्टोग्लोबिन, वो इस हीमोग्लोबिन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है ताकि ये हीमोग्लोबिन ब्लड में फ्री ना रहे। अब जब मुस्तकिल हेमोलिसिस हो रही है ब्लड में तो क्या होगा कि हेप्टोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता रहेगा और हेप्टोग्लोबिन के लेवल्स ब्लड में कम हो जाएंगे। सही, एक तो हेप्टोग्लोबिन के लेवल्स कम होंगे और सेकंड क्या होगा कि जब मुस्तकिल हेमोलिसिस की वजह से हीमोग्लोबिन रिलीज़ हो रहा है ब्लड में, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और हीमोग्लोबिनीमिया होगा। हीमोग्लोबिनीमिया का मतलब है कि हमें फ्री हीमोग्लोबिन मिल रहा है ब्लड में। तो क्या होगा, एक तो हेप्टोग्लोबिन के लेवल्स कम हो गए और सेकंड हीमोग्लोबिन एनीमिया हो गया। और थर्ड क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी किडनीज़ में भी जाएगा और किडनीज़ में ये फ़िल्टर होकर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में चले जाएगा। जब ये पीसीटी में चले जाएगा तो वहाँ से ये यूरिन में ऐड हो जाएगा और यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और जब यूरिन में हीमोग्लोबिन आता है तो उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिनूरिया। तो हीमोग्लोबिनूरिया भी मिलेगा इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ जो है हीमोग्लोबिन जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ रहा है वो क्या हो जाता है, कुछ तो यूरिन के साथ एक्सीट आउट हो जाता है, लेकिन कुछ जो है इस पीसीटी के सेल्स में रीअब्जर्व हो जाता है वापस। ये अगर सेल्स हैं पीसीटी के तो इसमें वापस रीअब्जर्व हो जाएगा और हीमोग्लोबिन जब सेल्स में चला जाएगा रीअब्जर्व होकर तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन सेल्स में जाके हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट होगा। अब कुछ दिन बाद ये सेल्स शेड हो जाएंगे और ये सेल्स भी यूरिन के साथ निकल जाते हैं, क्योंकि ये सेल्स मुस्तकिल रिप्लेस हो रहे होते हैं, तो शेड हो रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं प्रेजेंट है। और जब सेल्स शेड होंगे यूरिन में जाएंगे तो उनके साथ हीमोसिड्रिन भी यूरिन में जाएगा। तो जब हीमोसिड्रिन यूरिन में आएगा तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हीमोसिड्रिन्यूरिया। तो स्टूडेंट हमने क्या क्या पढ़ लिया कि इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस के केस में हमें क्या मिलेगा, एक तो हेप्टोग्लोबिन के लेवल्स कम मिलेंगे, दूसरा हीमोग्लोबिनीमिया होगा, थर्ड हीमोग्लोबिनूरिया होगा और फोर्थ हीमोसिड्रिन्यूरिया होगा। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया इसमें क्या होता है। अब स्टूडेंट्स पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया में क्या होगा, नॉक्टर्नल का मतलब होता है एट नाइट, रात के वक्त, और हीमोग्लोबिनूरिया हमने अभी पढ़ा कि यूरिन में हीमोग्लोबिन आ रहा है। अब क्या होता है स्टूडेंट के ये हाइपोथेसिस है कि जब हम रात के वक्त शैलो ब्रीथिंग करते हैं तो उस शैलो ब्रीथिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है और कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कार्बोनिक एसिड ब्लड में बढ़ जाएगा। जब कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगी तो ब्लड की पीएच कम हो जाएगी और ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। जब ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिव हो जाते हैं। कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिव होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिव होकर क्या करते हैं, ये जाकर आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारी आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि जीपीआई प्रोटीन होता है, उसके अलावा डैफ प्रोटीन्स होते हैं और मिल्क प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन पे लगे हुए होते हैं। तो जब भी कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आकर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अटैक करता है तो ये इसको इनएक्टिव कर देते हैं प्रोटीन्स और आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया में क्या होगा कि ये प्रोटीन्स आरबीसीज़ की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह
वजह से जब ये प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स एक्टिव होकर इसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अटैक करेंगे तो ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे और उनकी इंट्रावास्कुलर हीमोलिसिस हो जाएगी, और उसकी हीमोलिसिस की वजह से बाकी हमें वो सब साइन मिलेंगे जो हमने यहाँ पढ़ा था। हीमोग्लोबिनूरिया होगा, सिडरीनूरिया होगा, हेप्टोग्लोबिन के लेवल कम होंगे, हीमोग्लोबिनीमिया होगा। अब इसके लिए जो हमारे पास एक टेस्ट होता है स्क्रीनिंग टेस्ट है इसके लिए सुक्रोज टेस्ट। सुक्रोज टेस्ट में हम क्या करते हैं, सुक्रोज देते हैं ब्लड में, उसकी वजह से क्या होता है कि सुक्रोज जो है ये एसिडिटी क्रिएट करता है। फिर इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स एक्टिव होते हैं, और जब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स एक्टिव होते हैं तो वो हेमोलिसिस करवा देते हैं आरबीसीज की। और सेकंड क्या होता है, एक हमारे पास कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है इसके लिए वो है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री में हम आरबीसीज के सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो जब फ्लो साइटोमेट्री करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आरबीसीज पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो हम में कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को पैरोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिनूरिया है। तो ये इसकी बात हो गई। अब सेकंड है हमारे पास G6PD डेफिशिएंसी। तो स्टूडेंट G6PD डेफिशिएंसी क्या है, अब हमें ये पता है कि हमारा जो आरबीसी है वो मुस्तकिल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में, मुस्तकिल आरबीसीज के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो रही है। अब अगर ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती रहें तो ये आरबीसीज की मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगी या आरबीसीज की हीमोलिसिस करवाएंगी। तो इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की क्या होती है, इन्हें न्यूट्रलाइज़ किया जाता है, इनकी रिडक्शन होती है और इनको रिड्यूस करके इनकी न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। अब इनकी रिडक्शन के लिए हमारे पास होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन क्या करता है, ग्लूटाथायोन रिड्यूस स्टेट में होता है। ये ग्लूटाथायोन क्या करेगा कि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है इनको रिड्यूस कर देगा हाइड्रोजन देके। तो रिडक्शन के बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, लेकिन इनको रिड्यूस करने के बाद ये ग्लूटाथायोन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब ये ग्लूटाथायोन खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो इसको दोबारा रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये अगेन दोबारा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को रिड्यूस करे। तो इसको ऑक्सीडाइज से दोबारा रिड्यूस करने के लिए हमारे पास होता है NADPH। NADPH क्या करता है कि अपना हाइड्रोजन दे देता है और ये ग्लूटाथायोन ऑक्सीडाइज स्टेट से वापस रिड्यूस स्टेट में आ जाता है। लेकिन अब NADPH रिड्यूस स्टेट से ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाता है, दैट इज़ NADP। अब दोबारा हमें NADPH चाहिए दोबारा इसे रिड्यूस करने के लिए। तो ये NADPH हमारे पास बन रहा होता है एक एंजाइम की मदद से, दैट इज़ G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा कि हमारे पास NADPH की डेफिशिएंसी हो जाएगी। NADPH नहीं होगा तो ग्लूटाथायोन जो रिड्यूस स्टेट से ऑक्सीडाइज स्टेट में गया था वो ऑक्सीडाइज ही रहेगा, और जब ये ऑक्सीडाइज रहेगा तो हमारे पास कोई ग्लूटाथायोन नहीं होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती जाएंगी आरबीसीज के अंदर, और वो आरबीसीज की मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगी, आरबीसीज के सारे पार्ट्स को डैमेज करेंगी और उसकी हेमोलिसिस करवा देंगी। इसकी वजह से एनीमिक होगा पेशेंट। ओके, सो अब क्या होगा कि सेकंड क्या होगा कि इसमें जो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है ये भी प्रेसिपिटेट होगा, और ये हीमोग्लोबिन प्रेसिपिटेट होकर क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट होकर ये हीन्स बॉडीज़ बना लेगा। तो हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग होगी इसकी कि हमें G6PD डेफिशिएंसी में हीन्स बॉडीज़ मिलेंगी। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे एनीमिया के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं।